नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि चिंत। हमारे साथ हैं ओंकार चौधरी जी, जिनसे हम बात करेंगे कुछ अंदर की बातें। सबसे पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। बहुत धन्यवाद आदि जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो अभी ममता बनर्जी से स्टार्ट करते हैं, ये जो अभी वहाँ पर चल रहा है, किस तरह से आप देखते हैं पूरा मतलब ममता बनर्जी खुद कोर्ट में आईं, वहाँ पर थोड़ा हताशा उनको झेलना पड़ा बट फिर भी आईं वो कोर्ट में और उन्होंने काफ़ी वहाँ पर हंगामा बनाने की कोशिश करी, जैसे उन्होंने हाई कोर्ट में करी थी। और उसके भी व्हाट्सऐप और ये सब चीज़ें वायरल हुआ था। तो आप कैसे देखते हैं इसको सर? ये मेरे हिसाब से जब मैं देखता हूँ बिफोर मैं आपको दूँ, एक डेस्परेट पोज़ीशन दिखती है कि जहाँ पर इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो फिर अब वो इस जगह पे आके खड़ी हैं। देखिए, 2-3 बातें सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ममता बनर्जी ने कही थी। ये सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? ये मुख्य चुनाव आयुक्त के पास क्यों गई? इस पर भी आते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। मैं आंकड़े देख रहा था आदि जी, और वो आंकड़े मैंने अपने चैनल पर भी दिए हैं, आपके यहाँ भी दे देता हूँ। आप दे भी चुके होंगे, वो बहुत संभव है, मैं शो नहीं देख पाया। राजस्थान में 41,85,000 वोटर कटे हैं, नाम कटे हैं। उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 लोगों के नाम कटे हैं। मध्य प्रदेश में 42,74,000 नाम कटे हैं। पश्चिम बंगाल में 58,20,000, गुजरात में 73,73,000, तमिलनाडु में 97,00,000, छत्तीसगढ़ में 27,00,000, केरल में 24,00,000, और जो बाकी के छोटे राज्य हैं, गोवा है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान है, इनमें गोवा पुडुचेरी में 1-1 लाख के नाम कटे हैं। लक्षद्वीप में तो केवल 1,600 नाम कटे हैं और अंडमान में 64,000 नाम कटे हैं। ये केवल जो ड्राफ्ट सूची बनाई गई है, उससे पहले जो एसआईआर हुआ है, उसमें ये नाम कटे हैं। यानी इनसे ज्यादा, पश्चिम बंगाल से ज्यादा आप देखिए तो 2,89,00,000 यूपी में, और 73 लाख से ऊपर, करीब करीब 74 लाख समझ लीजिए, गुजरात में 97 लाख तमिलनाडु में कटे हैं, और जो छत्तीसगढ़ और केरल जैसे अपेक्षाकृत छोटे राज्य हैं, 27 और 24 लाख कटे हैं। मध्य प्रदेश में भी 42 लाख कटे हैं। राजस्थान में 41 लाख से ऊपर कटे हैं। वो तो छाती नहीं पीट रहे हैं। फिर टारगेट आपको कैसे किया जा रहा है? अगर सब जगह जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके नाम कटे हैं, जिनके 2 जगह नाम थे उनके नाम कटे हैं, जो शिफ्ट हो गए हैं उनके नाम कटे हैं, तो ये तो सभी राज्यों में कटे हैं। इससे पहले बिहार में कट चुके हैं। तो आपको कैसे टारगेट किया जा रहा है? इनको परेशानी ही ये है कि सबसे ज्यादा अगर गड़बड़ियां हो रही थी तो वो पश्चिम बंगाल था, जहां पर जो अब दुनिया में नहीं है उनकी जगह खड़े करवा करके मतदान करा लो। जो कहीं शिफ्ट हो गए हैं, वहां पे नहीं रहते हैं, उनके जगह किसी को खड़े करवा करके जो है आप, और घुसपैठिए थे ही, रोहिंग्याज थे, बांग्लादेशी थे, दूसरे थे, उनको खड़े करवा करके वोटिंग करा लो और खेल करो पूरा, जिसको वो खेला कहती हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें ये कहा है कि पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जहां के सीईओ को वाई कैटेगरी सुरक्षा देनी पड़ी है। बाकी 11 राज्यों के सीईओ को, चीफ इलेक्शन ऑफिसर को, वाई कैटेगरी या किसी तरह की सुरक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ी है। इस हलफनामे में यह कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि हमारे बीएलओज को धमकाया गया, उनके खिलाफ हिंसा की गई, दहशत का वातावरण पैदा किया गया, जगह जगह प्रदर्शन किए गए, कामकाज में बाधा डाली गई, और जब बीएलओज ने जाकर के पुलिस स्टेशन में इसकी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, एफआईआर नहीं लिखी वहां की पुलिस ने। जो इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी सरकार को इंडिकेशन दिए थे, जो निर्देश भेजे थे, उन निर्देशों का पालन नहीं किया गया, और बीएलओज के खिलाफ या जो इलेक्शन कमीशन की मशीनरी लगी हुई थी एसआईआर में, उसके खिलाफ जहां जहां हिंसा हुई है, जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो जिला प्रशासन से कहा गया
तब जाकर के कुछ मामलों में एफआईआर हुई है। तो जो इनकी करतूतें हैं कुल मिलाकर के, कि जो मशीनरी लगी हुई है उसको प्रेशराइज करो, उसको धमकाओ, दहशत का वातावरण पैदा करो, उनके कामकाज में बाधा डालो, तो कटघरे में कौन है? और याद करिए, जब आईपैक के प्रतीक जैन के यहाँ ईडी ने छापा मारा था घर पर और उनके ऑफिस में, तो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को इन्होंने दौड़ा करके वहां भेजा। कई पुलिस स्टेशन की पुलिस पहुंच गई प्रतीक जैन के घर पर और उनके ऑफिस में, और उसके बाद डीजीपी राजीव कुमार के साथ ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गई और कुछ डिवाइसेस और कुछ फाइलें और कुछ दूसरे दस्तावेज उनके हाथों से छीन करके ले गई, उनके दफ्तर से भी छीन करके ले गई। और इतना बड़ा अपराध जिस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने कुछ नहीं किया, जिस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ खास नहीं किया है, नोटिस इशू करने और उसमें जवाब दाखिल करने के निर्देश देने के अलावा, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिसने संविधान के तहत शपथ ली हो, गोपनीयता की शपथ ली हो, वो सेंट्रल एजेंसी के कामकाज में इस तरीके से दखलंदाजी करे, और केवल दखलंदाजी नहीं, आपराधिक कृत्य करे कि आप डॉक्यूमेंट छीन करके ले जाएं और ऊपर से ईडी के ही अधिकारियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा दे। वो तो स्टे किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ईडी के अधिकारियों पर जो एफआईआर दर्ज हुई हैं इनको स्टे किया जाता है। अब आते हैं आपके मूल प्रश्न पर, ये ऐसा क्यों कर रही है? एकदम इनसिक्योर हो गई हैं, घबराई हुई हैं, उनको पता है कि इस बार परिणाम क्या हो सकते हैं, क्योंकि साफ सफाई केवल मतदाता सूचियों की नहीं हुई है। बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे लोग जो घुसपैठिया थे उनको बंगाल से भागने के लिए मजबूर किया गया है, जिनके बल पर एक बहुत बड़ा खेल होता था। और अगर अभिषेक बनर्जी लगभग 1 दर्जन सांसदों के साथ 1 हफ्ता पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले थे और बाहर आकर के कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त मुझे उंगली दिखा करके बात कर रहे थे और मैंने उनसे कहा कि आप तो नियुक्त अधिकारी हैं, मैं तो चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं। जब आप इस तरह की बात करते हैं ना, तो अपनी अज्ञानता का भी परिचय देते हैं, अपनी ईगो, अपने सत्ता के अहंकार का भी परिचय देते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होता है भाई? किसी राज्य का कैडर का टॉप मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है। उसका जो जीवन होता है, उसकी जो सेवाएं होती हैं, वो किस लेवल की होती हैं, आप उनको जाकर के धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले चुनाव में आप हार भी सकते हैं, आपकी औकात क्या रह जाएगी? वो तो फिर भी रिटायर भी होगा तो पूर्व आईएएस उसके नाम के साथ रहेगा और उसकी सेवाओं को इस तरह याद किया जाएगा कि ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे हैं। और उनकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है? निष्पक्ष, तटस्थ और स्वतंत्र चुनाव कराने की। उसमें आप बाधा बन रहे हैं, उनको आप थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 हफ्ता पहले आपका भतीजा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ उनसे मिल रहा है, तो क्या आपको अपने भतीजे पर विश्वास नहीं है कि जो वो रिप्रेजेंटेशन लेकर के गए थे और जो जानकारी उन्होंने दी थी या शिकायत दर्ज कराई थी वो प्रॉपर थी? आप खुद क्यों पहुंच गई फिर? केवल और केवल एक जो होता है ना कि आपको सीन बनाना है, आपको कैमरों पर आना है, आपको पोजीशन लेनी है, पोस्चरिंग लेनी है और आपको ये दिखना है अपने मतदाताओं के सामने कि देखिए आप फाइट कर रही हैं। आप ना प्रधानमंत्री से डरती हैं, ना आप गृह मंत्री से डर रही हैं, ना मुख्य चुनाव आयुक्त से डर रही हैं और आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के बहस कर रही हैं चीफ जस्टिस के साथ। तो ये पोस्चरिंग है और ये एक ड्रामा है। ऐसे राजनीति में बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनको नाट्य विद्यालयों में जाकर के या एनएसडी वगैरह में जाकर के
या FTII में जाकर के अगर डिप्लोमा लेकर के, ना भी लेते डिप्लोमा तो भी श्रेष्ठ कलाकार हैं, ये बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, तो ये वहां बहुत सफल अभिनेता या अभिनेत्री होते। तो सर ये सारा कुछ एक पोजीशनिंग ली जा रही है आदि जी। जी ये जो आईपैक का इशू हुआ उसमें ईडी ने क्रैकडाउन मारा, 13.5 करोड़ रुपए का एक न्यूज आई, उसके बाद पुरानी भी जो कोल के पैसे उसकी भी न्यूज आई, उससे काफी हिट तो हुआ होगा इनको, कोई बात तो नहीं है क्योंकि इनकी तरफ से ही पूरा हैंडल किया जाता था, जो पैसे वैसे थे सारा कुछ इनकी तरफ से किया जाता था, जो ये धरने प्रदर्शन करते थे वो भी पूरा सुनने में ऐसा आ रहा है वहां से किया जाता था। तो जी ये जो क्रैकडाउन चल रहा है उसका कितना इम्पैक्ट रहेगा सर इलेक्शन के ऊपर? लगता नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार अगर इश्यू होता तो वो लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देता, ट्रेंड में दिखाई भ्रष्टाचार देता। जैसे एक तरफ से जो क्या नाम है जो इनके पास जो पैसे आते हैं उस पे तो हिट होएगा सर। ऑलरेडी हो चुका है, ये बौखलाहट इसीलिए तो है। और पहले तो ये राजनीतिक दल करते क्या थे ना, यही सब तो खेल करते थे, जो क्षेत्रीय दल हैं मोस्टली, जो भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो छापे पड़ रहे हैं, ये सब, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं टेक्निक और दूसरी चीजों को। अब व्यवस्था एक्चुअल में ऐसी कर दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि तकनीकी रूप से आप जरा सा भी कहीं किसी स्तर पर आपने जरा सी चूक करी तो आपके ट्रांजैक्शन, चाहे वो हवाला से के जरिए किए गए हों या किसी भी सियानेपन से किए गए हों, वो पकड़ में आते हैं। अभी बस एक काम बचा हुआ है कि खातों को सीधे आधार से लिंक कर दिया जाए और जो प्रॉपर्टी हैं उनको लिंक कर दिया जाए, तो फिर सारे दरवाजे बंद होंगे भ्रष्टाचार के। तो ये जो हवाला का पैसा गोवा में भेजा गया और वहां रिसीव हुआ, तो ईडी को मनी ट्रेल के तहत जो है किसी की तो गर्दन तक पहुंचना था ना, तो वो गर्दन पकड़ में आ गई, पता लग गया। कोई माजी माजी करके एक कैरेक्टर इसमें सामने आया है, और वो जो कोयला तस्करी के जरिए कैश में कंपनियों को और कुछ लोगों को भेजा जाता था और उससे जो पैसा कमाया जाता था, उसी की तो जांच हो रही है। और उस जांच के घेरे में ये अभिषेक बनर्जी भी है, उनकी पत्नी भी है, उनकी साली साहिबा भी हैं, सब हैं। तो ममता बनर्जी क्यों नहीं तड़पेंगी साहब, क्यों नहीं परेशान होंगी, क्यों नहीं गाली देंगी कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, ये गुजरातियों की जोड़ी ने आकर के सब काम खराब कर दिए, सबके काम खराब कर दिए। तो संकट है ये बिलबिलाने के, और ऊपर से 15 साल से मुख्यमंत्री हैं आदि जी। आप माँ माटी मानुष का नारा देकर के पश्चिम बंगाल में 2011 में सत्ता में आई थी और 33-34 साल का अपने शासन का अंत किया था वामपंथियों के। माँ माटी मानुष कहाँ है आज की तारीख में? और क्या किया ममता बनर्जी ने इन 15 सालों में? इन्होंने तो वामपंथियों को भी हिंसा के मामले में, अत्याचार के मामले में और विरोधियों को खत्म करने के मामले में पीछे छोड़ दिया उनको। और अगर आप कहें कि जन कल्याण के लिए आपने क्या किया है, लोगों की सेवा के लिए क्या किया है, तो बताने के लिए शायद कुछ ना हो इनके पास। टोलेबाजी करवा लो, भ्रष्टाचार करवा लो, इस तरीके से तस्करी से पैसा जो है जुटा करके चुनाव में लगाओ। वरना ममता बनर्जी का गोवा में जाकर के चुनाव लड़ने का क्या मतलब था? क्या किया है गोवा के लिए इनकी पार्टी ने, इनके संगठन ने, या खुद ममता बनर्जी ने? तो ब्लैक को व्हाइट में कैसे तब्दील करना है, कैसे परिवर्तित करना है, इसके रास्ते खोजने की कोशिशें हुई होंगी और इसीलिए पकड़ में आ गए हैं, सभी पकड़ में आ गए। और चूंकि आप नेता हैं, आप एक राज्य की मुख्यमंत्री भी हैं, तो बात केवल अभिषेक बनर्जी तक थोड़ा रहेगी या वो अनूप माझी है कौन है उस तक थोड़ा रहेगी। करेक्ट। ये कहानी तो आगे तक बढ़ेगी। तो इसलिए ये सब ड्रामा चल रहा है इस समय। और चूंकि अब समय बहुत कम बचा है, आज 8 फरवरी तो हो गई, फरवरी
चुटकियों में खत्म होती है। 28 तारीख का महीना होता है, 28 दिन का महीना होता है, कोई कोई 29 का होता है। तो ये उसके बाद फिर ये मार्च में तो इलेक्शन ही घोषित हो जाने हैं। तो इसलिए इनको लग रहा है कि एसआईआर में जो प्रोपेगेंडा होता था, जो एक सारा खेल किया जाता, जिसको खेला कहती हैं, वो तो अब खत्म है। अब मशीनरी के ऊपर है, मशीनरी अभी इनके तहत है। मैंने शायद आपके प्रोग्राम में कहा था कि बहुत लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा है, ताकि इनकी दखलंदाजी बंद हो जाए और खेल खत्म हो जाए, तटस्थ स्वतंत्र रूप से चुनाव कराए जा सके। क्योंकि अभी तो मशीनरी जैसे ये कहेंगी चाहेंगी वैसे बिहेव करेगी, अभी भी गड़बड़ी होने की संभावना आशंका है। तो मैंने शायद कहा था कि अभी नहीं करेंगे, क्योंकि 1-1.5 महीना 2 महीना बचा हुआ है, तो ये सिंपैथी लेने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। सारे दांव पेच आते हैं ममता बनर्जी को। तो जब आचार संहिता लागू होने वाली होगी, बहुत संभव है उस समय केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाए, क्योंकि उस समय इनके पास कोई बहुत ऑप्शन बचेगा नहीं रोने गाने का। उस समय तो चुनाव प्रचार करना है आपको। चुनाव प्रचार में आप इसको इशू बना नहीं सकते कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया रही। आप इसको मुद्दा बनाएंगे तो लोग बाकी चीजों पे पूछेंगे कि आपने क्या किया, कैसे किया। देखिए, इनकी असुरक्षा का अंदाजा आप इससे लगा लीजिए, जो दुर्गा पूजा के लिए भी परमिशन के लिए तरसा देती थी हिंदू संगठनों को, सनातन संगठनों को, और जिनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ती थी अपने आयोजनों के लिए, पूजा पाठ के लिए भी, शोभा यात्राओं के लिए भी, अब ममता बनर्जी चूंकि बिल्कुल एकदम चुनाव सिर पर है, तो कहीं तो दुर्गा आंगन या इस तरह के परिसर बनाने की घोषणा कर रही है। सिलीगुड़ी में महाकाल का जो है वो परिसर बनाने की बात कर रही है। एक जगह और बंगाल में, मतलब हिंदुओं को किस तरीके से उनका गुस्सा शांत किया जाए, कम किया जाए, इसके लिए लगी हुई हैं। तो ये बताता है कि ममता बनर्जी एक्चुअल में इस समय परेशान है। इंटरेस्टिंग एक और चीज है सर, अभी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पंगे लेके बैठी हुई है, वो जो क्या नाम है, फेंसिंग के ऊपर कहती हैं भाई जो 50 किलोमीटर की रेंज है उसको 15 किलोमीटर करो, तब मैं आपको लैंड दूंगी। देखिए, बीएसएफ का जहां तो जहां जहां आपको जहां बीएस जहां जहां बीएसएफ या सेंट्रल फोर्सेस सरहदों की रक्षा कर रही हैं, और जहां जहां से घुसपैठ या तस्करी या अवैध रूप से ड्रोन वगैरह के जरिए हथियार वगैरह या ड्रग्स वगैरह डालने के मामले होते हैं, पहले वहां 15 किलोमीटर की ही परमिशन थी। सेंट्रल जो ये आपके सुरक्षा कर्मी हैं, इनको बाद में क्यों बढ़ाना पड़ा ये? और ये केवल पश्चिम बंगाल में थोड़ा बढ़ा है, ये जितने अलग अलग देशों के साथ हमारी सीमाएं लगी हुई हैं, सभी जगह बढ़ा हुआ है ये। पंजाब भी है, गुजरात भी है, जम्मू कश्मीर भी है, हर जगह ये है। तो इन्हीं को ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है? दूसरे, अमित शाह ने कहा था कि केवल कुछ इलाके को छोड़ा हुआ है। और वो क्यों छोड़ा हुआ है? इन्होंने कहा था ना कि साहब अगर घुसपैठ हो रही है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, बीएसएफ जिम्मेदार है, जो भी आपकी फोर्सेस लगी हुई हैं वो जिम्मेदार है। अगर मान लिया 1500 किलोमीटर में फेंसिंग नहीं है या 500 किलोमीटर में फेंसिंग नहीं है, बाकी जगह हो गई है, तो अगर आपने भूमि अधिग्रहण करके हैंड ओवर नहीं की है, तो इसके लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और क्या फोर्सेस को हर 30 कदम की दूरी पर या हर आधा किलोमीटर की दूरी पर खड़ा किया जा सकता है क्या? और ऐसा तो है नहीं कोई कोई एक वीवीआईपी गुजरने वाला है और एक एक जवान को खड़ा कर दो। जब आप पिकेट्स लगाते हैं तो कम से कम
मिनिमम 2 जवानों को तो खड़ा किया जाता है वहां पर। करेक्ट। तो आप कितने जवान आप खड़े कर पाओगे? क्या हर चप्पे-चप्पे पर आप पुलिस के जवान खड़े कर सकते हो? तो ये केवल और केवल बहानेबाज़ी है कि जी बीएसएफ ज़िम्मेदार है या केंद्र सरकार ज़िम्मेदार है। ये चाहती हैं घुसपैठिए आएँ। एक और सवाल खड़ा किया था अमित शाह ने कि चलो घुसपैठिए आ गए, घुसपैठ कर गए, रात के अंधेरे में कर गए, किसी उल्टे-सीधे टाइम पे कर गए, तो फिर उनको यहाँ संरक्षण देने का, छिपाने का काम कौन कर रहा है? अगर समीपवर्ती गाँव में खेल हो रहा है, वहाँ उनके आधार कार्ड तैयार किए जा रहे हैं या जाली डॉक्यूमेंट उनके लिए तैयार किए जा रहे हैं, तो उनको रोकने की ज़िम्मेदारी किसकी है? ऐसे गिरोह जो खुद भी अपनी अंटी में पैसा कमा रहे हैं और जो गलत लोगों को, विदेशियों को देश में घुसने के बाद उनके फर्जी दस्तावेज बना रहे हैं, इनको रोकने की ज़िम्मेदारी किसकी है? तो हुँ। उस मोर्चे पर तो आप एकदम चुप हैं, तो अपनी ज़िम्मेदारी अपना ये जो आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए, वो आप केंद्र के सिर पर फोड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो जी। मुझे लगता है कि ये घिर गई हैं, कई तरीके से घिर गई हैं और इनको लग रहा है कि इस बार सत्ता बचाना बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। सर अभी आते हैं असम पे ये जो बड़ी जो मेन मेरा मुद्दा था आपसे बात करने की, गौरव गोगोई पे आज अटैक हुआ है, हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से। ये तो भैया एसआईटी की रिपोर्ट में बैंक अकाउंट्स ये वो काफ़ी चीज़ें बाहर निकली हैं, ये क्या है सर? देखिए, बात ये है कि राहुल गांधी ने कहा था कि और एक बार नहीं कई बार कहा है कि आप देखेंगे कि हिमंता बिस्वा शर्मा जेल जाएंगे, इनको हम जेल भेजेंगे। राहुल गांधी कौन होते हैं किसी को जेल भेजने वाले या जेल ना भेजने वाले? जेल कोई भी अगर जाता है तो उसको अदालत तय करती है कि वो जेल जाएगा या नहीं जाएगा। आप मान लिया आप सत्ता में आ गए, मान लेते हैं आप आ गए सत्ता में असम की, तो आप अपनी फोर्सेस का, अपने शासन प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए एक पूर्व मुख्यमंत्री को ऐवे ही गिरफ्तार कर लेंगे। आपको क्या लग रहा है उसके पीछे कोई समर्थक नहीं है, उसके पीछे कोई कैडर नहीं है, उसके साथ पार्टी नहीं है, या केंद्र मूक दर्शक बन करके देखता रहेगा? प्रधानमंत्री भी मूक दर्शक बन के देखते रहेंगे, गृह मंत्री भी मूक दर्शक। और जेल आप भेजते हैं या अदालतें भेजती हैं? अदालतें तय करेंगी ना कि आपने फेक चार्जेस लगाए हैं, क्या किया है, क्या नहीं किया है, उन चार्जेस में कोई दम है, नहीं है। तो भैया अगर आप हिमंता बिस्वा शर्मा को ये कहेंगे कि आपको जेल भेजा जाएगा, तो हिमंता बिस्वा शर्मा इतनी लंबी पूंछ लगाएंगे आपको कि लंका भी जलेगी और पूंछ के जरिए आप खुद भी जलेंगे। आपका जुलूस निकालने में वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। वो बहुतों को फिट कर चुके हैं, लंबी रेल बना चुके हैं। तो अब देखो तमाशा, इन चुनाव से इन्होंने पहले। इन्होंने लिखा है सर सैलरी भी मिलती थी इनको, उसके बाद इलेक्शन एफिडेविट में ये डिक्लेयर नहीं करा है। आई मीन बड़ा अजीब-सा है। हाँ, तो अब दें जवाब। वो तो पहले से ही कह रहे थे और एसआईटी की कि तरफ से आया कि भई ये पाकिस्तान भी गए थे 14 दिसंबर 2013 को। उड़ के नहीं गए, रोड से गए। बाघा बॉर्डर से संभवतः गए थे जी। और ये वहां रहे भी थे, आधे महीने से ज्यादा समय रहे थे। तो इन्होंने सफाई दी थी बीच में कि मेरी पत्नी चूंकि वहां पर काम करती थी, वहां पर नौकरी करती थी, इसलिए। तो भाई आप कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, लोकसभा में संसदीय दल के उपनेता हैं और अपने पिताजी के जाने के बाद, तरुण गोगोई साहब के निधन के बाद, आप भावी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। हुँ। आपकी पत्नी पाकिस्तान में नौकरी करेगी, तो आपको किसी ने अकल नहीं दी है।
तो ऐसी भी क्या भुखमरी है या मजबूरी है, जिनके पिताजी कई टर्म मुख्यमंत्री रहे हों, उनकी बहू को एक दुश्मन देश में जाकर के नौकरी करनी पड़े, तो लोग सवाल तो पूछेंगे। ऐसी भी क्या मजबूरी और बेचारगी है कि आपको घर चलाने के लिए वहां नौकरी करनी पड़ रही है। तो इसमें बहुत पेंच है आदि जी, अब आएंगे वो निकल करके, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा छोड़ेंगे नहीं इनको। क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा हीटेड हो रहा है और जिस तरह से आगे जा रहा है सर, लगता है मतलब बोलते हैं ना एकदम मुँह पे आके लगेगा ये तो। बिल्कुल। आपको क्या लगता है सर ये 2 स्टेट्स में सबसे पहले पोल्स में कौन जाएगा? कौन से स्टेट? बंगाल और असम? बंगाल और असम में सर। हाँ जी। बंगाल में तो परिवर्तन की संभावना दिखाई दे रही है आदि जी। वैसे राजनीति में तो संभावनाएं हमेशा रहती हैं, उलटफेर एक रात में हो जाती है, जी। करवटें बदल जाती हैं। लेकिन जो वातावरण है उसमें लग रहा है कि ममता बनर्जी के दिन लदने जा रहे हैं। और असम का जहां तक प्रश्न है, चूंकि 10 साल से वहां बीजेपी है सत्ता में, पहले सोनोवाल साहब 5 साल रहे और अब 5 साल से हिमंता बिस्वा शर्मा है। और हिमंता एक्चुअल में केवल असम तक सीमित नहीं रह गए हैं। हुँ। हिमंता की जो लोकप्रियता है वो पूरे देश में है। और पूरे पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने और उसके लिए वातावरण क्रिएट करने, और वहां के जो छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल थे, उनको तैयार करना बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए। और मोस्टली राज्यों में या तो बीजेपी की सरकार या बीजेपी समर्थित मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो वातावरण बनाया है हिमंता ने, इसके लिए तो कहना पड़ेगा कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर हैं। और सोनोवाल साहब की छवि उतनी आक्रामक नेता की नहीं थी। ये तो फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने अवैध मदरसों को, मस्जिदों को, और जो आपके मजारें थी उनको ध्वस्त किया है बहुत बड़े पैमाने पर। और जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे थे या तालीम ले रहे थे अगर कहें तो, हुँ। उनको आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है उसके अनुसार स्कूलों में भेजना, उनके एडमिशन कराना, कॉलेजेस में भेजना, ये एक बहुत बड़ी मुहिम उन्होंने चलाई थी। वो तो बार बार कहते हैं अपनी जनसभाओं में कि आपको मुल्ला मौलवी चाहिए अपने बच्चों के रूप में, या पढ़े लिखे कंप्यूटर इंजीनियर और डॉक्टर और दूसरे इंजीनियर चाहिए। तो ये आप तय कर लीजिए। मस्जिदों में बांग देने वाले चाहिए या फिर आपको आपकी पीढ़ीगत आपको एक परिवर्तन करने वाले मेधावी लोग चाहिए। जी, तो एक जी। वातावरण उन्होंने बनाया है साहब। और वहां पर जो घुसपैठियों की एक बड़ी समस्या थी, वो भी उन्होंने उसमें बाधा पैदा तो कर ही दी है। उतनी बड़ी संख्या में अब घुसपैठ नहीं हो पा रही है असम में। एक आखिरी सवाल मैं पूछूँगा सर अभी एक काफ़ी काफ़ी तरह से आप देखते हैं कि पूरा देश में इस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं एंड जिस तरह से यूजीसी ये वो काफ़ी कुछ है सर। इसके ऊपर ये देखिए यूजीसी पे तो काफ़ी चीज़ करा हुआ है। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ सर, मेरे को जो दिख रहा है कि कहीं न कहीं एक इकोसिस्टम बन रहा था उसको काफ़ी डैमेज हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। रिकवरी के क्या चांसेस हैं सर इसके? देखिए बात ये है कि जो मैंने अभी शो से पहले भी आपको कहा कि हम मान करके चलते हैं कि चलो भाई घर के मुखिया से कोई गलती हो गई या उन्होंने कुछ सोचा होगा। मैंने अपने एक शो में कहा था कि 2024 में
भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वो 272 से पहले 240 पर खड़ी हो गई थी, तो उसका जब विश्लेषण करते हैं, विशद विश्लेषण करते हैं, समीक्षा करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये क्यों हुआ ये। 2014 और 2019 में आदि जी जो वोटर ठुक करके बीजेपी के साथ खड़े हुए थे, वो 2024 के चुनाव में छिटक गए। अलग-अलग राज्यों में उन्होंने दूरी बनाई और क्षेत्रीय दलों को और कहीं-कहीं कांग्रेस को सपोर्ट किया। इसकी वजह क्या थी? एक नारा दे दिया था इन्होंने, अब के बार 400 पार। और जो राहुल गांधी, अखिलेश, ममता बनर्जी, शरद पवार एंड कंपनी, तमाम लोगों ने, उधर लालू के परिवार ने, इन सब ने कहना शुरू कर दिया, असदुद्दीन ओवैसी ने भी, कि अब की बार 400 पार इसलिए लेना चाहते हैं कि ये संविधान को खत्म कर देंगे, ये आरक्षण छीन लेंगे और मनमानी चलाएंगे। ये 2/3 मेजोरिटी चाहते हैं ताकि संसद में कोई इनको रोकने ना पाए। देर से ये खेल समझ में आया विपक्ष का, और प्रधानमंत्री ने उसको जो नुकसान संभावित था उसको कम करने की कोशिश भी की। शुरू के 2 फेज में नुकसान हो चुका था। तीसरे फेज से प्रधानमंत्री का आक्रामक चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, लेकिन तब तक भी देर हो चुकी थी, नुकसान हो गया। और ये वही वर्ग था जो आपका एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े, ये सब छिटक गए बीजेपी से। जो मैं तटस्थ होकर के सोचता हूं, बिना किसी प्रेशर के, वो ये कि यूजीसी की जो गाइडलाइन तय की गई, बहुत संभव है, इस संभावना से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि उसमें टॉप लेवल से कोई डिसीजन हुआ हो। और टॉप लेवल की जब मैं बात कर रहा हूं तो नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, गृह मंत्री अमित शाह की बात कर रहा हूं, जो आमतौर पर इस तरह के जो भी गाइडलाइंस, कानून, ये सब तैयार होते हैं, उनके ऑफिस से अंतिम मोहर लगती है। और जाहिर है वो कन्वे जरूर करते होंगे प्रधानमंत्री को कि ये, तो कहीं ये आकलन करने में चूक हो गई कि आप अगर ओबीसी को, दलित को, आदिवासियों को और दूसरे लोगों को, महिलाओं को, दिव्यांगों को, इनको अगर संरक्षण दे रहे हैं गाइडलाइन के जरिए, तो इससे जो सामान्य वर्ग है उसकी इतनी तीखी प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। देखें तो 13 जनवरी को ये रिपोर्ट आई, 15 जनवरी को लागू हुई। 15 जनवरी से लेकर के जब तक ये बवाल शुरू हुआ, या पूरा जो एक इकोसिस्टम इधर भी बन गया है, उसने जिस तरीके से ये मुहिम चलाई, इस बीच पूरे देश में कहीं से ना तो किसी न किसी के खिलाफ कंप्लेंट की, ना किसी की गिरफ्तारी हुई, ना किसी पर चार्ज लगाए गए। लेकिन ऐसा हो जाएगा, सामान्य वर्ग के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, उनको उठा करके जेलों में डाल दिया जाएगा, ये जो इस तरह की बातें की गई, और उनके गार्जियंस को भी भड़काया गया एक तरीके से, ये कह करके उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं मोदी जी, उनको जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं मोदी जी। मैं इससे सहमत नहीं हूं बिल्कुल भी। देखिए, परिवार का जो मुखिया होता है, ऐसा नहीं है कि जीवन में कभी निर्णय लेने में या कोई रणनीतिक स्टेप लेने में उससे जाने अनजाने में गलती नहीं होती है, होती है। आदमी क्या है, वो त्रुटियों का, गलतियों का एक पुतला ही तो है। हो जाती है कई बार गलती। क्या करते हैं आप? घर के बुजुर्ग को जूते मारने शुरू कर देते हैं, या धक्के देकर के घर से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बनाए हुए घर में आप बैठे हो, जिसकी दिन रात की
मेहनत की वजह से आप पढ़े लिखे हैं, आप इस लायक बने हैं कि आप भी 2 पैसे कमाने लगें या आप भी अपनी एक पहचान कायम करने में सफल हो जाएँ, तो ऐसे बुजुर्ग को आप अपमानित करना शुरू कर देंगे, गालियाँ बकना शुरू कर देंगे। या आप उनको उसके लिए तैयार करेंगे कि भई जो गलती हो गई है अब इसको किसी तरीके से सुधारो। 2 रास्ते होते हैं ना। तो हमारे यहाँ जो पहला रास्ता था कि बुजुर्ग को ही आप जूते मार रहे हैं, उसको गालियाँ दे रहे हैं, उसको धक्के मारने शुरू कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको अब इस घर का मुखिया ही नहीं रहने देंगे हम। तो ये तो हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है साहब, ये इंडियन कल्चर नहीं है। और जो आप हरकत कर रहे हो, वही तो राहुल गांधी कर रहा है। वही तो राहुल गांधी चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी को किसी तरीके से विलेन बना दिया जाए। चलो अब तो मामला निपटता हुआ दिखाई दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और केंद्र को भी नोटिस इशू किए हैं, यूजीसी को भी कहा है, केंद्र से कहा, यूजीसी से कहा है कि आप नया ड्राफ्ट तैयार करके लाओ, ये मामला निपट जाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो आदमी, जो लीडर इतने बड़े कॉज के लिए लगा हुआ है, मिशन मोड में है और जिसने एक तरीके से देश का कायाकल्प करने का काम किया है पिछले 11 साढ़े 11 साल में, आप उसको कटघरे में खड़ा करिए, पूछिए, आलोचना करिए, समझ में आता है। लेकिन आप उसके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते। और कोई भी लीडरशिप हो, किसी भी संस्थान की, किसी भी इदारे की, अगर लीडरशिप व्यापक देश के लिए, जनमानस के लिए काम कर रहे हैं, आप उस लीडरशिप को मतलब कटघरे में खड़ा करके कोड़े मारना शुरू कर दें और उसकी छवि को खुद ही खराब करना शुरू कर दें, तो फिर हर एक को अपने भीतर झांकना चाहिए कि वो जो ताकतें देश के भीतर भी बैठी हैं और देश के अंदर भी बाहर भी बैठी हैं, उन्हीं का मनोरथ पूरा कर रहे हैं। जी। लेट्स सी क्या होता है सर। आई मीन बहुत ही मैं तो उसमें ही वो ही हूँ कि भाई जो देश विरोधी ताकतें हैं इन चीज़ों का फ़ायदा ना उठाएँ। वैसे भी अभी ये किसान यूनियन शुरू हो गया है, हम धरना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, देखते हैं क्या होता है। काफ़ी कुछ अभी आने वाला है हमारे देश के अंदर। इट्स वो कि ना टेस्टिंग टाइम है एंड आई होप हम इस टेस्ट से अच्छे से निकल पाएँ और चीज़ें आगे जाएँ। थैंक यू सर, आपसे बात करके हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है सर एंड आपसे आपकी क्लैरिटी हमेशा मेरे लिए बड़ी अच्छी रही है क्योंकि आप काफ़ी हद तक एक बड़ी सटीक बातें करते हैं और सीधी बातें करते हैं। एंड आई थिंक मैं वेलकम करता हूँ ऐसी चीज़ों को। थैंक यू सो मच सर। आप थैंक यू आदि जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओमकार जी का भी चैनल है, उसको भी सपोर्ट करिए एंड हमारे चैनल को अगर आपको सपोर्ट करना है, क्यूआर कोड, पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।